नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। लास्ट लेक्चर में हमने केस स्टडीज़ को हल करने का एक तरीका समझा और ये समझा कि जब भी हमें प्रश्न पत्र में कोई भी प्रकरण और उससे संबंधित समस्याओं का समाधान पूछा जाएगा तो हमारी एक क्या अप्रोच होगी। तो हमने एक पैटर्न को समझा था और यह तय किया था कि जब भी विगत वर्षों के प्रश्नों को हल करेंगे या अगले सत्र में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो उन्हें हल करने का हमारा तरीका क्या होगा। हमने लास्ट लेक्चर में 2014 में जो भी प्रश्न पूछे गए उनको हल करने का प्रयास किया था और एक मॉडल उत्तर देने की भी कोशिश की थी। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और वर्ष 2015 में जो भी प्रकरण पूछे गए हैं उनको हल करने का प्रयास करते हैं और इसी क्रम को हम आगे लेक्चरों में बढ़ाएंगे। तो वर्ष 2015 में जो भी प्रकरण पूछे गए हैं उन्हें देख लेते हैं। जैसे पहला प्रकरण पूछा गया जो रेत माफिया के विरुद्ध प्रशासनिक अधिकारी की कार्रवाई से संबंधित है। इसे हम पढ़ते हैं और इससे संबंधित जो भी नैतिक मुद्दे होंगे या समस्याएं होंगी उन्हें भी हम चिन्हित करेंगे। प्रशासनिक अधिकारी 2009 बैच की आईएएस अधिकारी हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द भंग करने का आरोप लगाकर निलंबित कर दिया गया। सदर क्षेत्र उप प्रभागीय न्यायाधीश जिसे एसडीएम भी कहते हैं पद पर आसीत उन्होंने एक निर्माणाधीन मस्जिद का निरीक्षण किया जिसको राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन प्राप्त नहीं था। ध्यान रखना है कि जब राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त नहीं है तो ये जो मस्जिद है इसका निर्माण अवैध हो गया, यानी कानून के शासन में बाधा, क्योंकि कानून के अनुसार यहाँ निर्माण नहीं हो रहा है। इसी समय आपने रेत का अवैध कारोबार पकड़ा और निम्न कार्रवाई की। रेत का अवैध कारोबार भी क्या होता है, कानून का उल्लंघन है। और कुछ कार्रवाइयाँ बताई गई यहाँ पर कि रेड के दौरान 81 गाड़ियाँ जब्त की। कार्रवाई की गोपनीयता के लिए कुछ सीमित संख्या के अधिकारियों को ही सूचना दी, यानी यहाँ पर गोपनीयता के मूल्य को इंगित किया गया है। इस दौरान उन्होंने अपराधियों को उस क्षेत्र में रंगे हाथ पकड़ा, यानी रंगे हाथ पकड़ने का मतलब है कि अपराध के साक्ष्य उनके पास। यह कार्रवाई असुविधाजनक समय ऑड आवर्स में की गई। ऑड आवर्स में करने का मतलब यह है कि अपराधी सचेत नहीं थे पहले से, ठीक है। तो इस प्रकार से ये केस स्टडी है और फिर आगे प्रश्नों को पूछा गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर समझते हैं, प्रश्न भी एक बार देख लेते हैं तो हमारे प्रकरण और भी समझ में आएगा। जैसे पहला प्रश्न है कि यदि अपराध सिद्ध नहीं हुआ तो क्या अधिकारी को किसी अन्य आरोप में सजा दी जानी चाहिए। यहाँ क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है, इस संबंध में प्रश्न पूछा गया है। अगली बात क्या कही जा रही है कि क्या कार्रवाई में गोपनीयता अनुचित है, क्योंकि गोपनीयता के मूल्य को यहाँ पर इंगित किया गया है। और तीसरा प्रश्न है कि क्या अपराधियों को दंड देना अधिकारी का दायित्व तो नहीं है। तो पहले हम प्रकरण को समझते हैं, उनमें जो भी समस्याएं दिख रही हैं या जिन मुद्दों को उठाया गया है उनको हम देख लेते हैं, फिर प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जब उन्हें सस्पेंड कर दिया गया तो यहाँ पर हमें एक सामान्य समस्या दिखती है कि राजनीति प्रशासन का टकराव दिखाई देता है, ठीक है। राजनीतिक तटस्थता बनाम प्रतिबद्धता का मूल्य इंगित होता है यहाँ पर। फिर हमने बात की थी कि क्योंकि जो निर्माणाधीन मस्जिद है उसे सरकार का अनुमोदन प्राप्त नहीं है फिर भी बन रही है, तो यहाँ पर क्या है, कानून के शासन में बाधा है। ऐसे यहाँ पर रेत के अवैध कारोबार को जब पकड़ा जाता है तो वो भी कानून के शासन का उल्लंघन है, ठीक है। अगली बात जैसे कि हमने कही थी कि गोपनीयता के मूल्य को यहाँ पर इंगित किया गया। कुछ ही अधिकारियों को रेड की खबर है, ठीक है, और जब रेड मारी जाती है तो अपराधियों को रंगे हाथ पकड़ा जाता है, यानी प्रशासनिक अधिकारी के पास अपराध के साक्ष्य मौजूद हैं, ठीक है। अब हम प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक मॉडल उत्तर देने की कोशिश की है। तो पहला प्रकरण है रेत माफिया के विरुद्ध प्रशासनिक अधिकारी की कार्रवाई। अब जैसा कि हमने बताया कि सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे, तो भूमिका में हमने क्या लिखना है कि कुछ जो नैतिक मुद्दे हैं, नैतिक समस्याएं हैं, उन्हीं को चिन्हित कर देना है। तो हम बताएंगे कि उपरोक्त प्रकरण का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने पर यह विदित होता है कि यह प्रकरण राजनीति प्रशासन में टकराव, शक्तियों के दुरुपयोग कौन कर रहा है, राजनीतिक दल। राजनीति अपराध में साठगांठ है, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं से अपराधियों
का संरक्षण हो रहा है, क्योंकि जिस प्रशासनिक अधिकारी ने उन अपराधियों पर शिकंजा कसा, उनके विरुद्ध कार्रवाई की, उसे ही निलंबित कर दिया गया। तो यहाँ पर राजनीति और अपराध की सांठगांठ दिखाई देती है। अगली बात, ईमानदार लोक सेवक की सत्यनिष्ठा पर संशय किया गया है। क्यों? क्योंकि उसे निलंबित कर दिया गया आरोप लगाकर। और कानून के शासन में बाधा, जैसे कि हमने बात की कि अवैध निर्माण है, रेत का अवैध कारोबार है, तो इस प्रकार से ये मामला इन समस्याओं को इंगित करता है। दूसरा स्टेप है हमारा कि हम पक्षकारों को लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कौन कौन से पक्षकार दिखाई देते हैं। एक तो उप प्रभागीय न्यायाधीश जिन्हें एसडीएम है, उनके पास सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करना, कर्तव्य परायणता के साथ कार्य करना, राजनीतिक दबाव और आजीविका का भी संकट है। क्यों? क्योंकि उन्हें निलंबित कर दिया गया है। तो इस प्रकार से एक एसडीएम के रूप में नैतिक मुद्दे हमें इस प्रकरण में दिखाई देते हैं। अगली बात है राजनीतिक सरकार। ठीक है, पक्षकार हो सकती है, वो शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है, अपराध का संरक्षण कर रही है, सत्यनिष्ठ लोक सेवक पर दबाव डाल रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पक्षकार और उनसे संबंधित मुद्दों को देखा। अब तीसरा हमारा स्टेप है कि हम जो भी प्रश्न पूछे गए उन्हें हल कर दें। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि यदि अपराध सिद्ध नहीं हुआ तो क्या अधिकारी को किसी अन्य आरोप में सजा दी जानी चाहिए। इस प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि क्योंकि प्रकरण में इस बात को रेखांकित किया गया है कि जो राज्य सरकार है उसने प्रशासनिक अधिकारी को सामाजिक सौहार्द भंग करने में संलिप्त पाया और इसी आधार पर उन्होंने उसे निलंबित कर दिया गया। तो क्या ये जो आरोप है अगर ये सिद्ध नहीं होता तो क्या सरकार अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जो उसका उद्देश्य है कि अपराधियों का संरक्षण करे या अन्य जो भी उद्देश्य हैं, दबाव बनाने की स्थिति है, ठीक है, तो उनको सिद्ध करने के लिए क्या अन्य आरोप लगाकर उस पर कार्रवाई करे। ठीक है, तो इसी के संदर्भ में प्रश्न पूछा जा रहा है, तो हम इसका उत्तर देने का प्रयास करते हैं कि यदि अपराध सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि जो उन पर आरोप लगाया गया, तो अधिकारी को किसी अन्य आरोप में सजा नहीं दी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 क्या कहता है कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, मतलब जो अपराध है उसी के संबंध में सजा होगी। ऐसा नहीं है किसी अन्य अपराध के लिए आपको सजा दी जाए। ठीक है, तो एक अपराध के लिए एक बार सजा। ठीक है, ये हमारे संविधान का अधिकार है। राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन प्राप्त नहीं होने पर भी निर्माण कार्य जारी था। इस कृत्य पर अधिकारी द्वारा निरीक्षण कार्य नियमानुसार पदी कर्तव्यों के निर्वहन के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, यानी अधिकारी ने जो भी एक्शन लिया वो पदी कर्तव्यों के अनुसार ही है और नियमानुसार ही है। रेत का अवैध कारोबार कानून के शासन का उल्लंघन है, अतः अधिकारी द्वारा अपराधियों पर प्रशासनिक कार्यवाही जायज है। तो हमने यहाँ बताने की यही कोशिश की है कि जो प्रशासनिक अधिकारी का कदम है वो कानून के दायरे में ही रहकर उठाया गया है। अगला प्रश्न है कि क्या कार्यवाही में गोपनीयता अनुचित है, यानी गोपनीयता के मूल्य को पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर उत्तर देने की कोशिश की है। अवैध गतिविधियों को रंगे हाथ पकड़ने और उन पर कठोर कार्रवाई करने के क्रम में गोपनीयता का मूल्य अपनी महत्वपूर्ण प्रासंगिकता रखता है। ऐसा क्यों है? यदि प्रशासनिक अधिकारी औचक निरीक्षण में गोपनीयता नहीं बरतेगा तो आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी रूप से शिकंजा नहीं कसा जा सकता। ठीक है, और अपराधियों को साक्ष्य नष्ट कर भागने का अवसर मिल सकता है। तो ठीक है, तो ये बातें आपने रेड मूवी देखी होगी, तो उसमें भी यही चीज़ है कि जब अजय देवगन रेड के लिए जाते हैं तो कुछ ही जानकारियाँ उनके अधीनस्थों के पास होती हैं, उन्हें ये तक नहीं पता होता कि हमें किस रूट से जाना है, कहाँ जाना है। ठीक है, तो ये गोपनीयता का मूल्य है जो रेड के संदर्भ में, औचक निरीक्षण के संबंध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। और हमने जैसे गोपनीयता के मूल्य को समझा था सूचना के अधिकार अधिनियम के संदर्भ में कि राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सुरक्षा को सुनिश्चित करने संबंधी जो संवेदनशील सूचनाएं हैं उन्हें गोपनीय रखने का अधिकार सरकार के पास है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार राष्ट्रीय के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा या अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। ठीक है, और आगे चलते हैं और तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि क्या अपराधियों को दंड देना अधिकारी का दायित्व तो नहीं है। अधिकारी से मतलब यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी से। ठीक है, तो इसके उत्तर को हमने क्या देने का प्रयास किया है कि रेत के अवैध कारोबार में संलिप्त अपराधियों को दंड देना प्रशासनिक अधिकारी
जो कि यहाँ पर एसडीएम है, का दायित्व नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी अवैध गतिविधियों या कानून के विपरीत कार्य करने वाले पर नियमानुसार कार्रवाई करने, जैसे कि उन्हें रोकना, गिरफ्तार करना, इसी के लिए अधिकृत होते हैं। दांडिक कार्रवाई करना न्यायालय का कार्य है। ठीक है, तो उनको सजा एक प्रशासनिक अधिकारी नहीं दे सकता। ठीक है, उन्हें कानून के विपरीत कार्य करने से उनको रोकना और उन्हें गिरफ्तार करना ही एक प्रशासनिक अधिकारी का दायित्व भी है और कर्तव्य भी है। तो प्रस्तुत प्रकरण में प्रशासनिक अधिकारी ने रेत के अवैध कारोबारियों को रंगे हाथ पकड़कर प्रशासनिक कार्यवाही की है। ठीक है, जो विधि अनुसार सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इनके उत्तर देने का प्रयास किया। अब हम वर्ष 2015 में दूसरी केस स्टडी की चर्चा कर लेते हैं। ये जो दूसरा प्रकरण है वो एनटीसी भूमि घोटाले से संबंधित है। एनटीसी का तात्पर्य है नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन, यानी ये वस्त्र उद्योग में भ्रष्टाचार की समस्या को इंगित करता है। अब हम इस प्रकरण को पढ़ेंगे और जो भी नैतिक मुद्दे इसमें समाहित हैं उसे देखने का प्रयास करेंगे। वस्त्र उद्योग के संबंध में कुछ राजनेता तथा प्रशासनिक अधिकारी समाविष्ट हैं, यानी यहाँ पर राजनीति और प्रशासन के सांठगांठ की बात कही जा रही है। इस घोटाले में निजी कंपनी को महत्वपूर्ण भूमि की कथित बिक्री अस्थायी कीमतों में की गई। इस घोटाले में निम्न प्रदर्शित विषय स्पष्ट हुए। पहला क्या बताया जा रहा है कि सरकारी संपत्ति की बिक्री निजी कंपनी को कम कीमत पर की गई। कम कीमत पर किए जाने का मतलब है कि शक्तियों का दुरुपयोग हुआ है। ठीक है, जिन्होंने आवंटन किया है उन्होंने वस्तुनिष्ठता के साथ आवंटन नहीं किया है, यानी नीलामी या आवंटन के समय उन्होंने तथ्यों, तर्कों, योग्यताओं को वैल्यू नहीं दी है। ठीक है, यानी लोक निधि के दुरुपयोग की भी यहाँ पर संभावना है और भ्रष्टाचार की समस्या तो है ही। अगली बात है कि भूमि का हस्तांतरण एक चाल में अनुचित तरीके से पुनः विकास के लिए हुआ है, यानी अनुचित तरीका का मतलब यही है कि कानून के शासन में बाधा है। अगली बात देखते हैं कि अधिकारियों ने पद का दुरुपयोग करते हुए भूमि का मूल्यांकन उचित कीमत पर नहीं किया, यानी पद का दुरुपयोग पदी कर्तव्य की अवहेलना को इंगित करता है। ठीक है, भूमि का मूल्यांकन उचित कीमत में न करना, यह भी क्या है, आर्थिक क्षति को बताता है। ठीक है, सभी पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगाया गया, यानी भ्रष्टाचार। ठीक है, और आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से एक केस स्टडी है और हम इसमें जो भूमिका लिखेंगे तो वो यही लिखेंगे कि जो उपरोक्त प्रकरण है उसका विश्लेषणात्मक अध्ययन करने पर यह विदित होता है कि जो यह मामला है, यह प्रकरण है राजनीति प्रशासन की सांठगांठ। ठीक है, शक्तियों के दुरुपयोग, लोक निधि के दुरुपयोग, वस्तुनिष्ठता के अभाव, कानून के शासन में बाधा। ठीक है, आर्थिक क्षति, पदी कर्तव्य की अवहेलना और भ्रष्टाचार से संबंधित है। ठीक है, अब हम इसमें पक्षकार नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें देख लेते हैं कि क्या प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हें उत्तर देने का प्रयास करते हैं। जैसे भारत में इस तरह के घोटालों का क्या कारण। जब हमने वर्ष 2014 की दूसरी केस स्टडी हल की थी तो उसमें भी लगभग यही प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो उन प्रश्नों को एज इट इज हम यहाँ लिख सकते हैं, बस हम मुद्दे को ध्यान रखेंगे कि प्रकरण वहाँ दूसरा था और प्रकरण यहाँ दूसरा है, बस। तो यहाँ लगभग वही प्रश्न है, इसलिए हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि रिपीट करना सही नहीं है। ठीक है, जैसे दूसरा प्रश्न है, आप देखेंगे सरकारी तंत्र इन्हें नियंत्रित करने में असमर्थ क्यों है। आप तीसरा प्रश्न देखिए कि जनता की भूमिका पूछी गई है। चौथा प्रश्न पूछा गया कि इस नुकसान को कौन भरेगा। हमने वहाँ देखा था कि इसमें स्पष्ट कानून ही नहीं है। ठीक है, तो हमने सुझाव भी दिया था कि इसमें कानून बनना चाहिए। फिर यहाँ पर पूछा गया प्रसार माध्यम या मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है, तो ये सब बातें हम वहाँ देख चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं और वर्ष 2016 में जो भी केस स्टडीज पूछी गई हैं उन्हें हल करने का प्रयास करते हैं। वर्ष 2016 में जो पहला प्रकरण है वो काले धन के संचय, कारण और निवारण से संबंधित है। ठीक है, काले धन का संचय का मतलब ये कि यह भी भ्रष्टाचार की समस्या को इंगित करता है। अब हम प्रकरण पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी नैतिक समस्याएं इसमें समाहित है। काले धन का संचय हमारी अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है। गंभीर खतरा, ठीक है, काले धन का संचय यानी काले धन की समानांतर अर्थव्यवस्था की ओर इशारा है। गंभीर खतरा आंतरिक और बाह्य दोनों हो सकता है। ठीक है,
और आगे चलते हैं। इसके साथ ही इस देश की उत्तरजीविता के लिए भी अत्यंत खतरनाक। उत्तरजीविता का मतलब ये है कि आजीविका का संकट, हमारे देश में जो बेरोजगारी, गरीबी, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जो समस्या है उसको यहाँ पर इंगित किया जा रहा है। सामाजिक और नैतिक मूल्यों में गिरावट भ्रष्टाचार की जननी है। ठीक है, तो यहाँ पर सामाजिक भ्रष्टाचार को इंगित किया गया है, हमने पढ़ा था भ्रष्टाचार में। फिर आगे, काले धन की अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति, उसका अस्तित्व, इसके बढ़ते हुए आदि सहित कारण जिम्मेदार है। तो यहाँ पर कारण बताया जा रहा है कि इसके पीछे के क्या कारण है। धन तथा शक्ति के आपस में मिलने से इसकी उत्पत्ति होती है, यानी धन तथा शक्ति का मतलब राजनीति, प्रशासन, अपराध का गठजोड़, इसको भी इंगित किया जा रहा है। काले धन के द्वारा किसी को भी खरीद लेना, यानी रिश्वत, घूस की समस्या बताई जा रही है। अत्यंत आवश्यक वस्तुओं को छिपाकर रखना, कालाबाजारी की समस्या को बताया जा रहा है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को गायब कर देना, हमारे यहाँ जो प्रतिस्पर्धा आयोग है वो बाजार में प्रतिस्पर्धी जो संभावनाएं हैं उनको बनाने में सहयोगी है। तो यहाँ पर बाजार की प्रतिस्पर्धा में कमी की समस्या को इंगित किया जा रहा है। ईमानदार व्यक्तियों तथा जनता के सेवकों को धमका देना आदि कार्य काले धन के द्वारा किए जाते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं से सत्यनिष्ठ लोक सेवकों को हतोत्साहन है, कानून के शासन में बाधा को इंगित किया गया है और सुशासन के मार्ग में भी बाधा को यहाँ पर इंगित किया जा रहा है। तो इस प्रकार से इसके अगर हम भूमिका में लिखना चाहेंगे तो यही बातें लिखेंगे कि उपरोक्त प्रकरण का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने पर हमें यह विदित होता है कि ये जो प्रकरण है वो भ्रष्टाचार की समस्या, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की समस्या, ठीक है, आजीविका का संकट, गरीबी, बेरोजगारी की समस्या, ठीक है, सामाजिक भ्रष्टाचार की समस्या, राजनीति, प्रशासन, अपराध के गठजोड़ की समस्या को इंगित करता है। ठीक है, और भी ऐसी चीज़ें हैं जो आप और भी लिख सकते हैं। कालाबाजारी की समस्या है, एक सत्यनिष्ठ लोक सेवक के हतोत्साहन की समस्या है यहाँ पर। ठीक है, बाजार में प्रतिस्पर्धा में कमी की समस्या को यहाँ पर इंगित किया जा रहा है। तो इस प्रकार से हम अपनी भूमिका यहाँ लिख देंगे। अब हमारा दूसरा स्टेप है पक्षकार और उनसे संबंधित मुद्दे। तो पक्षकार यहाँ आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाए, क्योंकि यहाँ पर व्यक्तिगत बात नहीं की जा रही है, एक सामान्य बातें की जा रही हैं। ठीक है, किसी को यहाँ अधिकारी के रूप में नहीं रखा गया है या आपको अधिकारी की भूमिका नहीं दी गई, तो आप इसमें पक्षकार नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। अब हम प्रश्नों को देखते हैं, तीसरे स्टेप पे चलते हैं। पहला प्रश्न है कि विकासशील देशों में काले धन उत्पन्न करने के कौन कौन से स्रोत हैं। तो ये बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है, जब हमने भ्रष्टाचार पढ़ा था तो वहाँ हमने देखा था। अब हम उसी को यहाँ शॉर्ट में देख लेंगे। तो काले धन उत्पन्न करने के स्रोत क्या हैं? प्रशासनिक कारण हो सकते हैं, तो कारण ही पूछे जा रहे हैं। राजनीतिक कारण हो सकते हैं, सामाजिक कारण हो सकते हैं, आर्थिक, जैसे हमने प्रशासनिक में बताया है, पारदर्शिता का अभाव, गोपनीयता, वस्तुनिष्ठता का अभाव है, अफसर, ठीक है, अफसरशाही है, प्रशासनिक सुधारों का अभाव है, ठीक है, गोपनीयता का मूल्य है, पारदर्शिता का अभाव है, ऐसा कहेंगे, भाई भतीजावाद है, ठीक है, राजनीतिक कारण है, ऐसे ही सामाजिक कारण है, आप देखेंगे आर्थिक कारण, और अन्य कारणों में एक चीज़ देखेंगे। एक चीज़ वहाँ पर क्या कहा गया है कि देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। तो हमने बताया था कि यहाँ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की जो सुरक्षा है वो क्या हो रही है, कंप्रोमाइज़ हो रही है वो। तो उसे हम बताने की कोशिश यहाँ कर रहे हैं कि देश व देश के बाहर गैर कानूनी गतिविधियाँ हैं, जैसे ड्रग्स ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, नकली नोट का कारोबार है, तो इनके परिणाम के रूप में भी ये जो काला धन है, ठीक है, तो उसका परिणाम भी एक हो सकता है, या काले धन के ये परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा क्या हो रही है, कंप्रोमाइज़ हो रही है। तो इस प्रकार से हम इसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न है कि काले धन की समानांतर अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति और फैलाव रोकने के लिए कौन से उपाय। तो उपायों की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर समाज, परिवार की भूमिका हो सकती है, मीडिया की भूमिका हो सकती है, विसिल ब्लोअर, जो हमने भ्रष्टाचार की इकाई में पढ़ा था। आप सरकारी प्रयासों की भी चर्चा कर सकते हैं कि अगर जैसे काले धन की समानांतर अर्थव्यवस्था को रोकने के लिए सरकार क्या प्रयास कर सकती है। तो सरकार सरल कर प्रणाली ला सकती है, जिससे कर वंचना, जो टैक्स लोग दे रहे हैं वो उसमें कमी होगी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स देंगे। अगली बात है कि कालाबाजारी पर शिकंजा सरकार कस सकती है, बेनामी संपत्ति पर शिकंजा कस सकती है,
कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर। क्यों? क्योंकि इनका एक रिकॉर्ड रहेगा सरकार के पास कि कौन सा पैसा किसके पास गया है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की बात की जा रही है, ठीक है। लेस कैश की अप्रोच और लोगों में जागरूकता फैलाकर भी, और सरकार ने आरटीआई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, JAM-20, ठीक है, जनधन, आधार, मोबाइल, लोकपाल, CBI जैसी संस्थाएं बनाई हैं, ठीक है। तो ये सरकार के प्रयास हमने बता दिए। अगला प्रश्न है कि काला धन किस प्रकार महंगाई को बढ़ाने में भूमिका निभाता है, चर्चा कीजिए। तो महंगाई का मतलब यहाँ पर क्या है कि वस्तुओं और सेवाओं के औसत मूल्य में वृद्धि होना। मतलब कोई चीज़ पहले X रुपए में मिलती थी, अब वो 2X या X+5 रुपए में मिल रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, महंगाई को बताता है, यानी मुद्रा का मूल्यह्रास हो गया। क्यों? क्योंकि पहले किसी वस्तु को खरीदने में मान लेते हैं आपको 10 रुपए देना पड़ रहा था, अब 20 रुपए या 15 रुपए देना पड़ रहा है, तो रुपए का मूल्यह्रास हो गया ना। थोड़ा ये इकोनॉमी के टर्म है, ठीक है। और आगे चलते हैं और इसमें समझते हैं कि किस प्रकार से काला धन महंगाई को बढ़ाता है। तो हमने फ्लो चार्ट के माध्यम से यहाँ पर देने की कोशिश की है कि काला धन अगर बढ़ता है तो काला धन बढ़ेगा, यानी बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाएगी, ठीक है, यानी लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा। तो जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा तो ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, तो बाजार में समग्र मांग में वृद्धि हो जाएगी, यानी डिमांड बढ़ जाएगी। और जब डिमांड बढ़ जाएगी तो वस्तुओं और सेवाओं के औसत मूल्यों में वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि आप सप्लाई को कांस्टेंट मांगेंगे, ठीक है। तो जब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो चीज़ों के जो मूल्य हैं वो बढ़ जाएंगे, और इसी को हम कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई। एक और दृष्टिकोण से समझते हैं कि अगर काला धन बाजार में बढ़ गया और सरकार, क्योंकि बाजार विनियामक के रूप में भूमिका निभाती है, तो क्योंकि काला धन बढ़ेगा तो उसकी विनियामक की भूमिका में कमी आएगी, तो फिर क्या होगा, वही चीज़ है कि लोगों के पास पैसा बढ़ेगा, यानी बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाएगी, और फिर वही प्रोसेस होगी कि समग्र मांग में वृद्धि होगी, वस्तुओं और सेवाओं के औसत मूल्य में वृद्धि होगी, और अंततः परिणाम यही होगा कि महंगाई बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर दे सकते थे। और आगे चलते हैं। इसमें वर्ष 2016 में जो दूसरा प्रकरण पूछा गया है उसे देखते हैं। दूसरा प्रकरण व्यावसायिक नैतिकता और मूल्यों में संघर्ष से संबंधित है। अब हम प्रकरण को पढ़ते हैं और उसमें जो भी नैतिक समस्याएं हैं उन्हें देखते हैं। एक पुरानी कर्मचारी जिसको उसके बुरे गुणात्मक काम, अनुपस्थिति, शराब पीने की वजह से होने वाली देरी के कारण नौकरी से निकाल दिया गया है। यानी यहाँ पर कार्मिक की दक्षता, पदी कर्तव्य में लापरवाही को इंगित किया जा रहा है, ठीक है। जो कार्मिक है वो शराब पीने की समस्या से जूझ रही है, यानी ये अनुच्छेद 47 के अनुसार मद्यपान निषेध की समस्या, जो मद्यपान की समस्या है उसे इंगित किया जा रहा है, ठीक है। अब उसे नौकरी से निकाल दिया गया, यानी आजीविका का संकट है उसके पास, ठीक है। अब इस पुरानी कर्मचारी ने आपको सूचित किया है कि उसने अन्य किसी कंपनी में एक पद के लिए आवेदन किया है और पहले से ही आपका नाम संदर्भ में दे दिया है, यानी आपसे पूछा नहीं है उसने, ठीक है, और आपका नाम संदर्भ में दे दिया है रेफरेंस के लिए कि आप उसकी सिफारिश कर दें इस नौकरी के लिए। उसे काम की अत्यधिक आवश्यकता है, वह 3 बच्चों की अकेली अभिभावक है, यानी यहाँ पर मानवीयता का मूल इन्वॉल्व हो गया, ठीक है, कि आपके ऊपर एक नैतिक दबाव है कि इसे रोजगार की अत्यंत आवश्यकता है, ठीक है। वह आपसे सिफारिश के लिए कहती है और उसके शराब पीने की समस्या को इसमें सम्मिलित ना किया जाए, जिसे उसने आश्वस्त किया है कि उसने अब इस समस्या पर नियंत्रण पा लिया। यहाँ पर एक और मूल्य जो दिखाई देता है, क्योंकि महिला शराब छोड़ना चाहती है, ठीक है, तो वो कह भी रही है कि उसने इस समस्या पर नियंत्रण पा लिया, यानी आत्मसंयम या सम्यक व्यायाम के मूल्य को यहाँ पर इंगित किया जा रहा है। और आगे चलते हैं। उसने आपसे यह भी कहने को कहा है कि उसके पारिवारिक चिकित्सा संकट की वजह से कंपनी को स्वेच्छा से छोड़ा है और कंपनी उसके काम से बहुत खुश थी, यानी क्योंकि उसे यहाँ पर नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन यहाँ पर वो आपको झूठ बोलने के लिए कह रही है, ठीक है, कि आप मूल कारण ना बताएं, आप बता दें कि पारिवारिक चिकित्सा का संकट था इसलिए उसने स्वेच्छा से नौकरी छोड़ी है, तो आप पर असत्य बोलने का भी दबाव डाला जा रहा है, ठीक है। आप उस व्यक्ति को पसंद करते हैं
तो संबंधों की प्रगाढ़ता का एक मूल्य है, और विश्वास है कि वह एक अच्छी कर्मचारी है अगर वह शराब न पिए। ठीक है, आपको शक है कि वास्तव में उसने अपनी शराब पीने की समस्या से निजात पा ली, क्योंकि महिला ने ये कहा है कि उसने इस समस्या पर नियंत्रण पा लिया, लेकिन आपको पूर्ण विश्वास नहीं है, आपको संदेह है, शक है उस पर, और इसी वजह से आप अपनी कंपनी को उसे वापस काम में लेने की सिफारिश नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम इसमें क्या क्या बता सकते थे, भूमिका में हम क्या बताएंगे, तो भूमिका में हम बताएंगे कि प्रस्तुत प्रकरण का या उपरोक्त प्रकरण का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने पर यह विदित होता है कि यह जो प्रकरण है, कार्मिक की दक्षता, पति कर्तव्य में लापरवाही, मद्यपान की समस्या, आजीविका के संकट, मानवीयता के मूल्य, ठीक है, जैसे आत्मसंयम हो गया, असत्य बोलने के दबाव, संबंधों की प्रगाढ़ता से संबंधित है। ठीक है, अब इसमें हम पक्षकार बता देंगे कि दो पक्षकार यहाँ पर दिखाई देते हैं। एक तो मैं स्वयं, ठीक है, जिसका नाम महिला संदर्भित कर रही है, और दूसरी है महिला कर्मचारी। ठीक है, तो जो मेरे पास क्या नैतिक मुद्दे या समस्याएं हैं कि संबंधों की प्रगाढ़ता है, क्योंकि आप महिला को जानते हैं, ठीक है, इसीलिए तो उसने आपका नाम संदर्भित किया है। फिर मूल्यों का संघर्ष हो गया कि असत्य बोलने का दबाव आपके ऊपर डाला जा रहा है, तो व्यावसायिक नैतिकता भी कंप्रोमाइज़ हो रही है, उससे भी समझौता हो रहा है। कैसे? क्योंकि एक तरफ अगर आप महिला की सिफारिश करते हैं, उसकी वस्तु स्थिति को उस कंपनी से नहीं बताते हैं या उसके सामने स्पष्ट नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं से व्यावसायिक जो नैतिकता के मूल्य हैं वो बाधित होते हैं। ठीक है, फिर हमने जैसे कहा कि सत्य बोलने का मूल्य निहित है, क्योंकि आपसे असत्य बोलने की बात कही जा रही है। ठीक है, महिला कर्मचारी के पास क्या है, पति कर्तव्य में लापरवाही बरती गई है, कार्मिक दक्षता में भी कमी है। ठीक है, सम्यक आजीव, ठीक है, वो क्या कर रही है, लेट लतीफ़ी का जो मामला है। ठीक है, फिर आत्मसंयम में कमी, क्योंकि मद्यपान की समस्या से जूझ रही है वो। ठीक है, और उसके पास अभिभावक के रूप में जिम्मेदारी है, तो आजीविका का भी एक संकट है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पक्षकार समझे और उनसे संबंधित नैतिक मुद्दे। अब हमारा तीसरा स्टेप है कि हम जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें हल करें। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है, आप उस महिला को क्या कहेंगे। ठीक है, एक चीज़ यहाँ संदर्भित पहले बताई गई थी कि उसने जब आपके नाम को संदर्भित किया किसी कंपनी को, तो आपसे सलाह नहीं ली है। ठीक है, और आगे आप प्रश्न देखेंगे, एक पूछा भी ऐसा ही जा रहा है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, ये आप अगर तीसरा प्रश्न देखेंगे कि मान लीजिए आपका नाम भावी नियोक्ता को प्रस्तावित करने से पहले उसने आपसे संदर्भ के लिए पूछा हो। ठीक है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा, आप महिला को क्या कहेंगे, तो आप महिला को यही कहेंगे, क्योंकि महिला ने आपका नाम संदर्भ रूप में लेने से पहले आपसे आज्ञा नहीं ली, तो आप यही बताएंगे कि क्योंकि महिला ने मेरा नाम संदर्भ रूप में देने से पहले मुझसे अनुमति नहीं ली, तो इस पर सहजतापूर्वक आपत्ति प्रकट करेंगे। सहजतापूर्वक क्यों? क्योंकि संबंधों की प्रगाढ़ता, आप वो महिला के साथ आपके अच्छे संबंध हैं। ठीक है, मित्रवत संबंध है। दूसरी बात आप इसमें क्या कह सकते हैं कि महिला से व्यावसायिक नैतिकता के अनुसार कार्य करने, सम्यक आजीविका हेतु प्रयास करने के लिए आप उसे प्रेरित कर सकते हैं। तीसरी बात क्या कहेंगे कि आप उसे कर्तव्य बोध करा सकते हैं, है ना, क्योंकि वो 3 बच्चों की अभिभावक है, उसके पास बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, तो अपनी गलतियों को सुधारे, और आप उसे बताएंगे कि इस दिशा में आप उसकी मदद करेंगे। तो इस प्रकार से हमने उत्तर देने की कोशिश की है, जो कि प्रश्न था कि आप उस महिला को क्या कहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न जो है, आप उस नियोक्ता को क्या कहेंगे जो आपके संदर्भ के लिए आपको कॉल करेगा। ठीक है, क्योंकि महिला ने आपका नाम संदर्भित किया है तो उसका फ़ोन आना तो लाजमी है, तो फिर आप उससे क्या कहेंगे, क्या आप उससे महिला की वास्तविक स्थिति बता देंगे या उसके सहयोग की भावना या मानवीयता के अनुसार मध्यम मार्ग अपनाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर एक दुविधा की स्थिति है, क्योंकि व्यावसायिक नैतिकता बनाम मूल्यों का संघर्ष है। ठीक है, व्यावसायिक नैतिकता कहती है कि कार्मिक दक्ष होना चाहिए, सत्यनिष्ठ होना चाहिए, समय पर आए, अच्छा कार्य करे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर महिला के साथ समस्या है दक्षता संबंधी, लेट लतीफ़ी संबंधी। ठीक है, और मूल्यों का संघर्ष कैसे, क्योंकि आप महिला को जानते हैं, महिला के साथ आपके मित्रवत संबंध है, यानी संबंधों की प्रगाढ़ता है।
तो यहाँ पर एक नैतिक द्वंद्व हो गया। दूसरा, मानवीयता का मूल्य भी है। क्यों? क्योंकि जो महिला है उसे आजीविका का संकट हो गया है, वो 3 बच्चों की अभिभावक है, तो मानवीयता का मूल्य भी यह कहता है कि आप उस महिला की मदद करें। तो हमने बताया कि एक नैतिक द्वंद्व की स्थिति और दोनों में आप सामंजस्य बैठाएंगे और मध्यम मार्ग को चुनेंगे। क्या है मध्यम मार्ग? कि नियोक्ता को जागरूक करने संबंधी जानकारी उसके समक्ष रखेंगे। ठीक है, कैसी जानकारी? आप असत्य नहीं बोलेंगे, इससे जो परम मूल्य है व्यावसायिक नैतिकता का मूल्य वो बाधित होगा। ठीक है, तो आप बताएंगे कि संगठन की कार्यप्रणाली, आप वही जानकारी उसे देंगे जिससे व्यावसायिक नैतिकता का हनन ना हो। आप बताएंगे कि महिला की दक्षता का आकलन करके ही आप उसे किसी भी कार्य की जिम्मेदारी दें, और बताएंगे कि अगर आप ऐसा करते हैं तो संगठन में महिलाओं के प्रवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और सकारात्मक कार्य संस्कृति का भी क्या होगा? प्रोत्साहन होगा या उसको बढ़ावा मिलेगा। तो इस प्रकार से आप अपनी बात रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मान लीजिए आपका नाम भावी नियोक्ता को प्रस्तावित करने से पहले उसने आपसे संदर्भ के लिए पूछा होता। कहने का आशय ये है कि महिला ने यहाँ प्रस्तुत प्रकरण में आपसे अनुमति नहीं ली, लेकिन आपका नाम दे दिया सिफारिश के लिए। अगर वो आपसे पहले पूछती कि क्या मैं आपका नाम सिफारिश के लिए दे दूं, तो आपका क्या रिएक्शन होता, क्या प्रतिक्रिया होती? ठीक है, तो पहली बात तो यही कि अगर उसने आपसे अनुमति ली होती तो व्यावसायिक नैतिकता के अनुकूल व्यवहार माना जाता। ठीक है, दूसरा, आपके पास विकल्प होते कि आप हाँ कर सकते थे, ना कर सकते थे। ठीक है, हाँ करते अंतरात्मा की आवाज़ पर। क्यों? क्योंकि प्राणी मात्र के प्रति दया, हमने देखा कि वो 3 बच्चों के अभिभावक है, आजीविका का संकट है, तो सहयोग की भावना, और आप व्यक्तिगत प्रयास करते हैं, है ना, हालांकि इसमें झूठ बोलना सम्मिलित नहीं है। ठीक है, दूसरा विकल्प आपके पास होता कि आप मना भी कर सकते थे, लेकिन ये अनुचित कृत्य माना जाता है, ये मतलब मानवीयता के खिलाफ माना जाता है, क्योंकि आपके पास नैतिक जिम्मेदारी भी है कि उसकी मदद आप करें। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी प्रतिक्रिया हो सकती थी अगर एक महिला आपसे आपका नाम संदर्भित करने संबंधी प्रश्न पूछती या आज्ञा लेती तो। और आगे चलते हैं, कौन से मूल्य दांव पर लगे हैं, ये प्रश्न पूछा गया। तो हमने देखा है कि व्यावसायिक नैतिकता व मूल्यों का संघर्ष, सत्य बोलने का मूल्य है, समानुभूति का मूल्य है, ठीक है, महिला के प्रति। ठीक है, सत्यनिष्ठा का मूल्य है महिला का, क्योंकि महिला दक्ष नहीं है। ठीक है, लेट लतीफ़ी का जो समस्या है, मद्यपान की समस्या है। ठीक है, आजीविका का संकट है क्योंकि उसकी नौकरी चली गई है, और 3 बच्चों की जो अभिभावक है वो। ठीक है, पति कर्तव्य का मूल्य। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर बताया है। अगला प्रश्न क्या है कि क्या कुछ मूल्य एक दूसरे से संघर्षरत हैं? तो बिल्कुल हैं, जैसे व्यावसायिक नैतिकता और मूल्यों में संघर्ष, हमने इसको समझा है। संगठन की दक्षता और आजीविका का संघर्ष, अब महिला की दक्षता, कार्य करने की दक्षता देखी जाए या उसको नौकरी पे रखा जाए, तो ये चीज़ें हैं। कार्मिक की दक्षता है और मानवीयता है, सम्यक आजीव और पति कर्तव्य की अवहेलना। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, और कुछ आप इसमें निष्कर्ष दे दीजिए। ठीक है, गांधी जी का वही कोटेशन आप दे सकते हैं कि वो नैतिकता विहीन कर्म को पाप समझते हैं, तो महिला को क्या प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपनी बात रख सकते हैं। वर्ष 2017 में पहली केस स्टडीज़ जो पूछी गई है वो बाल श्रम कारण और उसके निवारण से संबंधित है। ठीक है, इसे हम पढ़ते हैं और जो भी नैतिक मुद्दे या समस्याएं सामने आएंगी उन्हें देखने का प्रयास करते हैं। श्रीमान एक्स उप जिला अधिकारी हैं। उन्होंने कल दोपहर का लंच एक होटल में किया। उन्होंने वहाँ देखा कि कुछ छोटे बच्चे टेबल साफ कर रहे हैं। अब छोटे बच्चे हैं, यानी यहाँ पर बाल श्रम की समस्या को इंगित किया गया है। बाल शोषण की भी समस्या हो सकती है यहाँ। प्राथमिक शिक्षा के अधिकार के हनन की समस्या है, क्योंकि बच्चे जिनको पढ़ना चाहिए वो काम कर रहे हैं। ठीक है, बर्तन धो रहे हैं। अगली बात है, एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उनका नैतिक दायित्व तो क्या है, क्योंकि यह समस्या बाल श्रम बाल शोषण दोनों से जुड़ी। यहाँ पर प्रकरण में खुद ही समस्या को इंगित कर दिया गया है। ठीक है,
तो यहाँ पर बच्चों के साथ कौन कौन सी समस्याएं हैं या बच्चों के किन मूल्यों का ह्रास हो रहा है। तो हमने बताया कि बाल श्रम, बाल शोषण की समस्या को यहाँ इंगित किया गया है। फिर बच्चे प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को खो दे रहे हैं, ठीक है, उनका बचपन खो जा रहा है। बचपन जो खेल कूद ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने का है, ठीक है, तो ये बचपन खो जाने की समस्या को भी इंगित किया जा रहा है। बेरोजगारी की समस्या, बेगारी, कुपोषण, गरीबी की समस्या, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की समस्या को यहाँ पर इंगित किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर यही केस स्टडी है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमारी भूमिका क्या होगी। हम बताएंगे कि उपरोक्त प्रकरण का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने पर यह विदित होता है कि यह प्रकरण जो है, क्या बताएंगे कि बाल श्रम की समस्या, बाल शोषण की समस्या, प्राथमिक शिक्षा के अधिकार के हनन की समस्या, बचपन खो जाने की समस्या, बेरोजगारी, बेगारी, कुपोषण, गरीबी की समस्या को इंगित करता है, ठीक है। इसमें पक्षकार कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं, जो हमारा दूसरा स्टेप है। तो यहाँ पर श्रीमान एक्स जो उप जिलाधिकारी हैं, ठीक है, इनसे संबंधित मुद्दे क्या होंगे, सत्यनिष्ठा, संविधान की रक्षा। क्यों सत्यनिष्ठा का मतलब ये कि उन्हें समस्या दिख रही है, ठीक है, क्या वो इस पर एक्शन लेंगे, सत्यनिष्ठ होकर कार्य करेंगे, बच्चों को इस समस्या से निजात दिला पाएंगे, उनके पुनर्वास की व्यवस्था कर पाएंगे, तो यही सत्यनिष्ठा का मूल्य है, ठीक है। संविधान की रक्षा, ऐसा क्यों, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है उसका हनन हो रहा है। तो 21A प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। फिर बाल शोषण की समस्या, बाल श्रम की समस्या, बचपन खो जाने की समस्या, ये आर्टिकल 23 और 24 का भाग है। फिर प्राण व दैहिक स्वतंत्रता की भी समस्या, क्यों, क्योंकि हो सकता है वो जोखिम कार्य में भी सम्मिलित हों और इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है, तो आर्टिकल 21 भी इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर जो श्रीमान एक्स हैं उनके पास संविधान की रक्षा का भी दायित्व है, ठीक है, और मानवता, मानवीयता का मूल्य तो है ही, प्राणी मात्र के प्रति दया। दूसरे जो पक्षकार हैं क्षेत्र से संबंधित अधिकारी, क्योंकि जब आप आगे प्रश्नों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर अगले पक्षकार संबंधित अधिकारी भी हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हमको एक बात का ध्यान देना है कि आप पहले प्रकरण को पढ़ें और प्रश्नों को भी पढ़ें कि क्या पूछा क्या जा रहा है। कुछ उत्तर तो हमें प्रश्न को पढ़ने से भी मिल जाते हैं, जैसा कि अभी हमने उस महिला के संबंध में देखा था, जब उसके बारे में पूछा जा रहा था कि आप उस महिला को क्या जवाब देंगे। तो हो सकता है कि अगर हम केवल प्रकरण को पढ़ के उस प्रश्न को उत्तर देना चाहें तो हमारे समझ में ना आए। लेकिन जो तीसरा प्रश्न हमने देखा था कि महिला आपका जब संदर्भ देती तो आपसे उसने अनुमति नहीं दी, तो हमने पहली प्रतिक्रिया हमें यही देनी थी कि महिला को इस संबंध में अनुमति लेना था, ठीक है, और यही व्यावसायिक नैतिकता का मानदंड है, ठीक है। तो हम जब भी प्रकरण को हल करेंगे तो पहले प्रकरण को पढ़ेंगे, उसके बाद पूरे प्रश्नों को एक नज़र में देख लेंगे क्या क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। और तीसरे हितधारक इसमें बच्चे होंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरे हितधारक जो क्षेत्र से संबंधित अधिकारी हैं उनके मुद्दों की बात की जा रही है कि पदी कर्तव्य की अवहेलना, परानुभूति के अभाव, क्योंकि उन अधिकारियों की, जैसे क्षेत्र से संबंधित अधिकारी, क्योंकि यहाँ पर बाल श्रम, बाल शोषण की बात की जा रही, तो श्रम अधिकारी भी हो सकते हैं और भी स्थानीय कर्मचारी अधिकारी हो सकते हैं। तो उनके पास जिम्मेदारी है कि ये जो अनैतिक गतिविधियां चल रही कि बाल श्रम हो रहा है, बाल शोषण हो रहा है, ठीक है, तो उनको रोका जाए, उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। तो कहीं ना कहीं से पदी कर्तव्यों की अवहेलना, परानुभूति के अभाव की समस्या दिखाई देती है। तीसरे हितधारक बच्चे हैं, उनके परिजन भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बाल श्रम, बाल शोषण, ये सब समस्याएं शिक्षा के अधिकार की समस्याओं को इंगित किया गया है। अब हम तीसरे स्टेप पे चलते हैं, जो हमारा तीसरा स्टेप है कि जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें हल करें। हालांकि प्रश्न में यहाँ पर 2 प्रश्नों को बताया गया है, दिए 3 गए हैं, 2 ही हल करने थे एग्जाम में, ठीक है, हम तो तीनों देखेंगे। पहला प्रश्न है कि क्या उन्हें बच्चों को होटल से मुक्त करवाकर उनके पुनर्वास की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आप उप जिलाधिकारी हैं, ठीक है, तो बिल्कुल उनके पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए और होटल से मुक्त करवाना ही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर संविधान की बात आ गई है। परम मूल्य क्या है, संविधान की रक्षा करना, मानवीयता की रक्षा करना। तो पुनर्वास व शिक्षा की व्यवस्था की कोशिश, ये प्रशासनिक दायित्व भी होगा और नैतिक दायित्व भी होगा, संवैधानिक दायित्व भी होगा। फिर परिजनों से बात की जाएगी, उनकी आजीविका के संकट को खत्म करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है, परिजनों को समझाया बुझाया भी जाएगा।
और बताया जाएगा कि बच्चों को शिक्षित करना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने यहाँ पर बताया कि बच्चे देश के भविष्य की नैया खेने वाले नाविक होते हैं, अतः उन्हें मानवीय संसाधन दक्ष और कुशल बनाने पर बल देना चाहिए। ठीक है, और इन्हीं संबंधों में, इन्हीं संदर्भों में परिजनों से बात की जाएगी, परिजनों को समझाया बुझाया जाएगा और दोबारा ऐसा ना करने कि उनसे बाल श्रम कराया जाए, बाल मजदूरी कराया जाए, ऐसा ना कराया जाए। ठीक है, हालांकि परिजनों के लिए भी आजीविका के प्रयास किए जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा रिएक्शन होगा। दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है कि क्या उन्हें उस क्षेत्र के संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करनी चाहिए। यहीं से हमारे दूसरे पक्षकार आ गए थे, संबंधित अधिकारी, जो हमने बात की है। ठीक है, कि प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, कुछ उत्तर तो हमें वहीं से मिल जाएंगे। तो संबंधित अधिकारी कौन हो सकते हैं? बाल श्रम, बाल शोषण को रोकने हेतु अधिकृत अधिकारी हो सकते हैं, श्रम अधिकारी, स्थानीय प्रशासन से संबंधित अधिकारी। ठीक है, तो क्या आपकी कार्रवाई होगी? इस संबंध में आप स्वयं सत्यापन करें, क्या वाकई लापरवाही बरती गई है। ठीक है, औचक निरीक्षण का रास्ता अपना सकते हैं आप। बाल श्रम और शोषण के संदर्भ में प्रशासनिक संवेदनशीलता में वृद्धि कर सकते हैं। आप उन अधिकारियों को कर्तव्य बोध करा सकते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था कि एक सिविल सेवक का दायित्व है कि वो सही गलत, उचित अनुचित में जो फर्क है उसको समाज में, प्रशासन में प्रसारित कर सके। ठीक है, फिर संबंधित अधिकारियों द्वारा उचित कदम न उठाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे। पहले हमने बताया था कि उसे, एक लोक सेवक को पहले मानवीय मूल्यों का पालन करना चाहिए। हो सकता है कि ऐसी परिस्थितियां रही हों जिसके कारण से अधीनस्थ के द्वारा मानवीय भूल हो गई हो, तो पहले एक मौका उसे देना चाहिए कि वो अपनी भूल को सुधार सके। लेकिन जब भूल की पुनरावृत्ति होती है तब कठोर कार्रवाई जायज मानी जाती है। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पर कार्रवाई का संदर्भ दिया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि क्या यह सामाजिक समस्या प्रशासनिक हस्तक्षेप के बिना समाप्त हो सकती है? तो हमने यहाँ पर उत्तर दिया नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, ये जो समस्या की प्रकृति है वो व्यापक है। जब व्यापक है तो व्यापक प्रयास भी होंगे। व्यापक क्यों है? क्योंकि इसके आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक कारण है। ठीक है, ये सामान्य कारण ही है, जैसे आर्थिक कारणों, बेरोजगारी, गरीबी की समस्या, तभी तो बच्चे काम कर रहे हैं। ठीक है, एक संपन्न घर के बच्चे क्यों काम करेंगे? सामाजिक कारण भी है, ऊंच नीच की भावना से प्रभावित हैं। ठीक है, प्रशासनिक कारण है, भ्रष्टाचार की समस्या है, औपनिवेशिक मानसिकता है। ठीक है, व्यापक प्रयास क्या हो गए? जन सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए, प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए इस पे। ठीक है, जागरूकता बढ़ानी चाहिए और सिविल सोसाइटी का भी सहयोग लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हम दे सकते थे। वर्ष 2017 का जो दूसरा प्रकरण है वो नक्सल समस्या से संबंधित है। नक्सल समस्या का मतलब है देश की शांति व्यवस्था में बाधा, आंतरिक सुरक्षा में बाधा, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा। ये आंतरिक और बाह्य दोनों सुरक्षा से संबंधित हो सकता है। ठीक है, और आगे चलते हैं, प्रकरण को पढ़ते हैं। श्रीमान एक्स एक उच्च प्रशासनिक अधिकारी हैं। एक दिन खबर आती है कि कुछ नक्सलियों ने 55 के लगभग नागरिकों को बंधक बना लिया है, जिसमें 12 बच्चे हैं और 4 विदेशी भी शामिल हैं। जैसे ही बच्चे शामिल हो जाते हैं तो हमारा ध्यान कहाँ जाता है कि कमजोर वर्ग, अशक्त वर्ग है। विदेशी का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय छवि का प्रश्न हो गया है। पर्यटन, व्यवसाय, सुरक्षा, सुगमता की बात की जा रही है कि इससे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश की छवि प्रभावित हो सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। नक्सलियों ने मांग की है कि उनके 10 साथियों को जेल से रिहा किया जाए और उन पर लगाए मुकदमों को भी वापस लिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है? अगर ऐसा किया जाता है कि उनके मुकदमे वापस ले लिए जाएं और उनके साथियों को जेल से रिहा, यानी अनैतिक मांगों की पूर्ति कर दी जाए, तो अपराध व अपराधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। और ये समस्या भी है एक, ठीक है, कि बार बार फिर नक्सली या अन्य अपराधी यही हथकंडा अपनाएंगे। ठीक है, सरकार ने किसी और तरीके से समस्या सुलझाने का प्रयास किया। जैसे कि हमने बात की कि अगर उनकी अनैतिक मांगे मान ली जाएं तो फिर क्या होगा? उन्हें और भी अपराध करने का प्रोत्साहन मिलेगा। तो सरकार ने अन्य तरीके से समस्या सुलझाई, लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ कि नक्सलियों ने एक बंधक की हत्या कर दी। ठीक है, बंधक की हत्या कर दी, यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि मानवीयता के मूल्य
का अभाव है, क्योंकि नक्सलियों ने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी भी गुनाह की जान ले ली। ठीक है, और यहाँ पर शासन या प्रशासनिक लापरवाही को भी इंगित किया जा रहा है, अप्रभावी नेतृत्व, क्योंकि सरकार ने सोच समझकर डिसीजन नहीं लिया। ठीक है, तो ये सब मूल्य यहाँ पर दिखाई देते हैं। जनता की मांग है, यानी जनता का यहाँ पर दबाव दिखाया गया है। जन दबाव की समस्या यहाँ दिखाई गई है कि एक प्रशासक या सरकार जन दबाव में कैसे कार्य करे, कि अब जनता की मांग है कि बंधकों को छुड़ाया जाए। राज्य सरकार ने श्रीमान एक्स, जो अभी प्रशासनिक अधिकारी की बात की जा रही है, इस समस्या में उचित निर्णय लेने के लिए नियुक्त किया है। वे चाहे तो समस्या के समाधान हेतु नक्सली नेताओं से भी वार्ता कर सकते हैं। तो जब हम इसकी भूमिका लिखेंगे तो भूमिका में हम यही बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो उपरोक्त मामला है वो देश की शांति व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय तत्व भी समाहित हैं, क्योंकि यहाँ पर विदेशी नागरिक हैं। ठीक है, तो देश की जो छवि है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सकारात्मक या नकारात्मक इस प्रक्रिया के द्वारा निर्धारित होनी है। ठीक है, अगली बात क्या है, अपराध व अपराधियों के प्रोत्साहन की समस्या भी यहाँ पर दिखाई देती है, क्योंकि वो अनैतिक मांगे कर रहे हैं। फिर आपने यहाँ पर देखा कि एक बंधक की हत्या और ये सारे मूल्य। ठीक है, फिर जन दबाव की समस्या। तो इस प्रकार से हम भूमिका में अपनी बात रखेंगे। अब हमारा दूसरा स्टेप जो है कि इसमें हम पक्षकारों की बात करेंगे। तो पक्षकार कौन हो गए, श्रीमान एक्स, क्योंकि उन्हें ही निर्णय लेने के लिए चुना गया है। तो उनके पास नेतृत्व क्षमता का नैतिक मुद्दा है, निर्णयन क्षमता का परीक्षण करने का जो मुद्दा है, नक्सलियों पर प्रभावी कार्यवाही का भी दबाव है। ठीक है, कि नक्सली दोबारा ऐसा कार्य ना करें, जन विश्वास को भी बढ़ाए रखना है। ठीक है, और राष्ट्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी है, अंतर्राष्ट्रीय छवि जो देश की होने वाली है उसका भी एक दबाव है। नक्सल नेता दूसरे पक्षकार हो सकते हैं, देश की अखंडता, शांति व्यवस्था में वो सेंध लगा रहे हैं, अपराध में वृद्धि की समस्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से पक्षकार और उनसे संबंधित मुद्दे। अब हमारा तीसरा स्टेप है कि जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें हल करें। पहला प्रश्न क्या पूछा गया है कि क्या श्रीमान एक्स को नक्सली नेताओं से चर्चा करनी चाहिए, जबकि आप देखेंगे कि यहाँ पर बताया गया है कि श्रीमान एक्स को स्वतंत्रता दी गई है कि वो नक्सली नेताओं से चर्चा कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्या हर्जा है करने में। तो क्योंकि बंधक देसी और विदेशी दोनों हैं। ठीक है, तो उनकी जान बचाना परम मूल्य है, तो बिल्कुल चर्चा की जा सकती है और उनकी जायज मांगों को माना भी जा सकता है। ठीक है, तो चर्चा के दौरान अनुचित मांगों को मानने से बचाव करना है, संविधान और कानून के दायरे में रहकर ही मांगे मानी जाए, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा अखंडता को खतरा ना हो, सेंध ना लगे। ठीक है, हमने बात की है कि क्योंकि देसी बंधक भी हैं, विदेशी भी हैं, तो देसी होंगे तो जन विश्वास, अगर आप उनको बचा लेते हैं तो जन विश्वास बढ़ेगा, देश की शांति व्यवस्था सुनिश्चित होगी और अंतर्राष्ट्रीय छवि में भी सुधार होगा, क्योंकि विदेशी बंधक है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या सैनिक कार्रवाई करना उचित होगा अथवा नहीं? ठीक है, तो हमने बात की है कि हम कोई भी या लोक सेवा कोई भी स्टेप अपनाएंगे तो पहला तो वो क्या करेगा, मानवीयता के मूल्य देखेगा, पहले अनौपचारिक तरीके से कार्य करेगा और अंतिम विकल्प के रूप में ही वो दंडात्मक कार्रवाई करेगा। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि क्या सैनिक कार्रवाई करना उचित होगा अथवा नहीं, तो हम बताएंगे कि ये अंतिम रास्ता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बंधकों की जान बचाना परम मूल्य है। अगर हो सकता है कि सैनिक कार्रवाई का अगर अंदेशा उन्हें लग जाए तो बंधकों को मार भी सकते हैं, तो इससे देसी और विदेशी दोनों छवि धूमिल होंगी। ठीक है, तो सैन्य कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ये अंतिम विकल्प होगा। और जब भी सैन्य कार्रवाई होगी तो वहाँ पर प्रयास करना है कि नक्सली को करारा जवाब मिले और राष्ट्रीय संसाधनों को कम से कम नुकसान भी हो, जो नागरिक हैं उनकी जान बचाने में सक्षम हो जाएं, हम सफल हो जाएं। फिर नक्सली गतिविधियों पर दीर्घकालिक प्रभाव डालने वाले आपको उपाय करने होंगे जब आप सैनिक कार्रवाई करेंगे। नक्सल की ऑक्सीजन सप्लाई आप काट सकते हैं, तुरंत ये रिएक्शन होगा, तात्कालिक रिएक्शन है, जैसे उनकी फंडिंग जो है, हथियार है, रसद आपूर्ति, तो कहीं ना कहीं से उन्हें एक चोट लगेगी। ठीक है, और उन पर नियंत्रण आसान हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कोशिश कर सकते हैं इस प्रश्न को लिखने की। अब अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि मीडिया की इस प्रकरण में क्या भूमिका होनी चाहिए। ठीक है,
तो क्या भूमिका है? सरकार प्रशासन को नक्सल गतिविधियों से संबंधित साक्ष्य उपलब्ध करा सकती है, ठीक है। अफवाह को रोकने में सक्षम हो सकती है। तीसरी बात क्या है? देश में शांति व्यवस्था की स्थापना हेतु अपील कर सकती है कि लोग घबराएं ना, सरकार लगातार प्रयास कर रही है। एक चीज़ और इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण है कि मीडिया संवेदनशील सूचनाओं को प्रसारित ना करें। जब हमारे यहाँ 26/11 का हमला हुआ था तो ऐसा कहा जाता है कि मीडिया ने इतना कवरेज किया कि आतंकवादी जो संगठन थे या जिन आतंकवादियों का ये किया धराया था, तो उन्होंने मीडिया के माध्यम से ही सूचनाएं ग्रहण की और तदनुसार अपनी प्रतिक्रिया दी। तो इस तरह के संवेदनशील मुद्दों में मीडिया को सूचनाएं जो प्रशासन या सरकार आगे प्रतिक्रिया करने वाली है तो उसकी सूचनाएं वो संवेदनशील हैं, इसलिए उनको वो गोपनीय ही रखें। क्योंकि नक्सल नेता भी न्यूज़ चैनल अखबार देखते हैं जिससे उन्हें प्रशासन की गतिविधियों का पता चल सकता है, ठीक है। तो संवेदनशील सूचनाएं उजागर ना हो और जो सरकार या शासन प्रशासन का जो कार्यवाही है वो प्रभावी हो सके, तो इस दिशा में मीडिया की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। और एक बता सकते हैं कि लोगों में सरकार पर विश्वास बनाए रखने हेतु सकारात्मक मनोवृत्ति के निर्माण में मीडिया की एक अहम भूमिका हो सकती है। और आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। यदि वार्ता का प्रयास विफल रहता तो सरकार को नक्सलियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करनी चाहिए अथवा नहीं, ठीक है। तो वार्ता विफल हो गई है, इसका मतलब यह है कि उनकी मांगे अनैतिक हैं, जो संविधान एवं कानून के दायरे से विपरीत हैं। तो फिर हमने बात की है कि अनैतिक मांगों को नहीं माना जाएगा, तो फिर क्या होगा? क्या वार्ता विफल हो गई तो फिर सैनिक कार्रवाई या कठोर कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि नक्सल नेताओं की अवैध मांग मानना देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता होगा, इसलिए हम उनकी अनैतिक मांगे नहीं मानेंगे और फिर सैनिक कार्रवाई के लिए जाएंगे और कोशिश करेंगे कि इस प्रकार की ठोस कार्रवाई होगी, भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं का एक ऐसा असर हो कि नक्सली इन वारदातों को अंजाम देने से पहले डरें, कुछ सोचें कि उनके इस कृत्य के प्रति क्या कठोर परिणाम हो सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्या कोई अन्य बाह्य दबाव बनाया जाना चाहिए? तो क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तत्व हैं, तो आप हाँ कह सकते हैं कि हाँ बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर बंधक आप देखेंगे देशी भी हैं विदेशी भी हैं। तो आप अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी ले सकते हैं और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव ज़्यादा प्रभावी भी होंगे, क्योंकि हो सकता है कि नक्सल गतिविधियों को बाहरी जो समर्थन प्राप्त हो तो उनकी बातें, क्योंकि हथियार वगैरह सब हो सकता है बाहर से ही आ रहे हों, ठीक है, तो ऐसा कहा ही जाता है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं आप? ऑक्सीजन सप्लाई काट देना, ये नक्सलियों के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण कथन माना जाता है, जैसे रसद, फंडिंग, हथियार, इंटरनेट जो कनेक्टिविटी है ना, तो तात्कालिक नियंत्रण पाने के में ये महत्वपूर्ण है। संयुक्त सैनिक कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है, जिसमें हवाई हमले, छापामार युद्ध प्रणाली ये सब सम्मिलित होंगी। तो इस प्रकार से हमने इस प्रकरण को समझा और उत्तर देने का प्रयास किया। इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। जब हम आगे मिलेंगे तो केस स्टडीज़ को हल करने के ही क्रम में हम 2018 और 2019 की केस स्टडीज़ को देखेंगे। धन्यवाद।